हम जो कुछ भी इस फिजिकल वर्ल्ड में करेंगे वो हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी का पार्ट बनता है और फिर वही हमको प्रिपेयर करता है और मैच्योर सोल बनने के लिए। और जब हम उस दुनिया में जाएंगे तो हमारा बिहेवियर के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, है तो दुनिया परफेक्ट ऑर्डर की, लेकिन तब जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसलिए जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं, जब सोने के बाद जाते हैं, तो एकदम परफेक्ट लगता है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, फिर बॉडी में आ जाता है। जब आप काउंसिल ऑफ एल्डर से मिलते हैं तो वो आपको याद दिलाते हैं, देखो दुनिया किस चीज की बनी है, ऑर्डर की। और वो याद दिलाते हैं कि तुम जब उस दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। कृष्ण भगवान अर्जुन से भी याद दिला रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर लड़ाई करके तुम्हें जीतना गोल नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे यहाँ पर अपना हस्तिनापुर जीतना है और उसके बाद राज करना है, वो गोल नहीं है। गोल क्या है? अपने आप को जानो, ये गोल है। तो यही चीज एल्डर्स आपको याद दिलाते हैं वहां। इनकी जो स्पिरिचुअल गाइड है मगरा और बाकी लोग बोलते हैं मुझे इंस्पिरेशन दे रही हैं, होप दे रही हैं और इनकरेज कर रही हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो जब भी मुश्किल सिचुएशन आती है। और कभी भी डोंट लेट थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड। चीज़ों को ऐसा मत कर देना कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और उसके बाद जब फाइनली जाने का मौका आ गया तो तीनों लोग अपना हाथ उठाते हैं और ऐसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं मेरे माइंड को। शायद वहीं से कॉन्सेप्ट आया होगा आशीर्वाद देने का, तथास्तु। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस मिस्टिकल सीरीज में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल। ये हम लोग का 121वां नंबर का वीडियो है। अब ये ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। मैं कल से 3-4 वीडियोस और होंगे। एक फाइनल केस हम लोग पढ़ेंगे कल। उसमें हम देखेंगे कैसे जब सोल्स इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, वहाँ पर उस दुनिया में रहती हैं, क्या करती हैं। अभी भी जब मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ, तब भी शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। मुझे भी मुश्किल हो रहा है आप लोगों को विश्वास दिलाने में, बट सच है कि वो सोल्स वहाँ रहती हैं, उनका सूक्ष्म शरीर रहता है। लेकिन हम लास्ट चैप्टर में, आज नहीं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कैसे सोल्स पैदा होती हैं, उनका प्रोसेस क्या है जन्म लेने का। और उसमें भी एक बहुत यूनिक चीज़ है, जब एक सोल एक बॉडी लेती है। आज ही मैंने उसको पढ़ करके कंप्लीट किया है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सोच सोच करके गुदगुदी सी हो रही है उसके बारे में जब सोच रहा था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डॉक्टर माइकल न्यूटन ने अपनी वाइफ को कैसे डिस्कवर किया उसके बारे में। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, आप लोग इस चीज़ को मिस कर जाते हो। उस दिन गरिमा जब हम लोगों को रेस करवा रही थी, घोड़े की दौड़ करवा रही थी ना उस दिन, इमोशनल घोड़े की दौड़, मतलब हम लोग को। तो उस दिन गरिमा ने कहा था बड़े पापा ने घर छोड़ दिया था, घर छोड़ के भाग गए थे तो उनकी लाइफ सेट हो गई थी। ये मैं चाहता हूँ गरिमा के साथ साथ हम सबके सब इस चीज़ को देख सकें कि हमारा ब्रेन बोल रहा है 250 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा, या 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा, कितना होगा 750 होगा। 250 इंटू 3 750 और 200 इंटू 3 600। लेकिन जिस तरह से गरिमा ने कहा कि बड़े पापा जब घर से निकल गए, भाग गए, तो उनकी लाइफ सेट हो गई, तो 200 इंटू 3 क्या बोला गरिमा ने? कुछ भी बोल दिया भाई, गणित ही तो बोला है। 400 300 200 कुछ भी बोला है। और एक चीज़ हमेशा हम सबका माइंड जब वो परेशान होता है तो मिस कर जाता है, अच्छा रिलेशनशिप कब और कैसे मिलता है। ये हमने, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये चीज़ का। अच्छा रिलेशनशिप कब और कैसे मिलता है? जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं, जब हम अपने IESM को समझते हैं, अपने माइंड को समझते हैं, अपने गुस्से को समझते हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि हम एक गाड़ी में एक अच्छा पैसेंजर को कहीं से कहीं कैसे पहुंचा सकते हैं, जब हम अपनी ड्राइविंग अच्छी करते हैं, जब हमारी गाड़ी अच्छी होती है। अगर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, रोल्स रॉयस टाइप की गाड़ी है, तो रोड खराब भी हो तब भी आप तो कंफर्टेबल रहेंगे। हम लोग का दिमाग अक्सर जाता है कि ये बंदा है जो मेरी लाइफ में सबसे अच्छा इंसान हो सकता है, उसमें हम अपने आप को माइनस कर देते हैं कि हम उस बंदे के लिए अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। और जब मैंने ये चीज़ डिस्कवर किया और मैंने अपने लिए अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और जब बड़ी मम्मी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा था, जब उनके पापा ने मना किया कि ये शादी नहीं हो सकती, तो मैंने अपने आप से कहा था ठीक है, अगर ये शादी नहीं करती हैं तो फिर जो भी मेरे लाइफ में आएगा उससे शादी कर लूँगा। और इनसे मिलने से पहले एक लड़की थी जिसको मैंने इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। वो ब्राह्मण नहीं थी, बट मेरे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया था।
और लकीली उसने मना कर दिया, मेरे लिए अच्छा है। फिर मेरे मन में यही सवाल आया था, क्योंकि तब तक मैंने ज़ेनोगा पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने मना कर दिया तो मेरे मन में यही आया कि ठीक है यार, ये लेडी नहीं चाहती मुझसे शादी करना, तो फिर क्यों मैं पीछे पड़ूं। बहुत सिंपल सा चीज़ था, लेकिन मुझे अब दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर आशीष शुक्ला जब ज़ेनोगा नहीं पढ़े थे, उसके पहले वो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते। तो एक अच्छा इंसान कौन होता है? जो अपने ऊपर काम करता है, ये सही। बट हमको तो मतलब हमारे माइंड को तो लगता है कि मैं तो ठीक ही हूं, मुझ में क्या कमी है। आज जब मैंने बड़ी मम्मी को कहा कि आपको अच्छा मदर बनना है, तो उन्होंने क्या कहा? अगर मुझे माँ तो मैं ठीक हूँ, अच्छा इंसान बनने के बारे में बोलोगे तो बताओ। हमारी भाषा, हमारा ब्रेन जब भी दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है तो हमेशा अपने आप को एक एक्स्ट्रा फेवर देता है कि बॉस तू तो ठीक है यार, गलती सामने वाले की ही रही होगी। और अगर हमको लगता है कि ठीक है हमसे गलती हुई है, तो हमसे असल में गलती नहीं हुई, उस समय हम परेशान थे, नींद पूरी नहीं हुई थी। जैसे कल बड़ी मम्मी ने पूरे रास्ते भर में क्या बोला? थार 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 थार। और उस थार के चक्कर में कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरा दिल थार थार हो गया। क्या बोला? आपने कुछ दिया ही क्या? उन्होंने मेरे सामने एक दूसरी लड़की के हस्बैंड को बोल दिया वो कितना अच्छा दामाद है। दामाद जैसा लग ही नहीं रहा था, और मैं सोच रहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा दामाद मैं ही हूँ। पूछिए, मैंने अपने आप को क्या बोला? मैं दुनिया का सबसे अच्छा दामाद हूँ। मुझे उस समय ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हाउ कैन आई बी अ बेटर दामाद। मुझे हमेशा यही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं अपने, जैसे कपड़ों के लिए सबसे अच्छा अच्छा ब्रांड पहनना चाहता हूँ, मैं किताबें पेपर बैग नहीं हार्ड बाउंड चाहता हूँ, अगर अच्छी से अच्छी मिल सके, घर मुझे अच्छे से अच्छा चाहिए, कार अच्छे से अच्छा चाहिए, तो मेरा माइंड अच्छे से अच्छा क्यों नहीं चाहिए? जब भी हमारे मन में कोई भी थॉट आए, किसी से भी प्यार पाने का, खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं चल रही है, आप जब माँ बाप से प्यार चाहते हैं, अपने फ्रेंड से एक फ्रेंडलीनेस चाहते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई से चाहते हैं कि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से डील करे, तो आपका मेन क्वेश्चन क्या होना चाहिए? मैं अपने साथ क्या करूं? तब आपको मालूम पड़ेगा कि आपको क्या करना है। नहीं तो आपका दिमाग कहेगा अरे यार, इस आदमी को ये नहीं ये कहना चाहिए था, इसको ये नहीं ये करना चाहिए था। अभी हमारे घर में डेथ हुई, और पूरे रास्ते भर में मैं ये सोच रहा था कि आखिर हार्ट अटैक हुआ तो कौन सी पॉजिटिव फैक्टर थी। उनको डायबिटीज़ नहीं था, ब्लड प्रेशर था, लेकिन ब्लड प्रेशर तो मेरे पिताजी को भी है और भी लोगों को है। तो मैं बार बार यही कैलकुलेट कर रहा था कि कौन सी ऐसी उनकी हैबिट है जिसकी वजह से वो शायद मिस कर गए। एक चीज़ निकल के आई, गुटखा। कि क्या पता गुटखे की वजह से उनका हार्ट में आर्टरीज जो है वो पतली हो गई हों। तो मैंने जब अनुज को देखा तो खट से मेरे ख्याल आया कि अनुज गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं। अनुज को जब मैंने बोला कि बेटा तुम गुटखा खाते हो तो कम कर दो, तो उसने बताया कि सर दिन में एक ही बार हम गुटखा खाते हैं, और वो भी गुटखा नहीं खाते, हम तंबाकू खाते हैं, और एक बार पान खाते हैं जिसमें कि तंबाकू होता है। ये माइंड करता है इस तरह से काम कि मैं असल में मेरी आदत उतनी खराब नहीं है। और लास्ट चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा कि एक रिलेशनशिप होता है बॉडी माइंड का सोल के साथ, और उसमें बॉडी माइंड बेचारी बेचारी अपने आप को बनाए रखती है, और यही मुश्किल होती है एक परफेक्ट बीइंग बनने में। तो जब हम इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हमें भरोसा होना चाहिए कि हाँ, एक डिवाइन फ्रैगमेंट हम सब के अंदर है, और वो हमको हेल्प करना चाहती हैं, बशर्ते हम अपने साथ काम करने को तैयार हों। मतलब हम हम्बल होने को तैयार हैं। अगर कोई हमारी गलती हमको बताता है तो हम उसको देखने को तैयार हो। ठीक है, गिल्टी फील करने को नहीं, देखने को तैयार हो। तो डॉक्टर माइकल अपनी वाइफ को कैसे पाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर, मतलब ये वाला वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, प्रिपरेशन फॉर एम्बार्क्शन। एम्बार्क्शन मतलब किस चीज़ के लिए एम्बार्क करने की बात हो रही है इस चैप्टर में, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है। अब नया जन्म लेने का। हाँ, अब आपको आपकी वाइफ लास्ट में, वाइफ या लाइफ पार्टनर चूज कर लिया है, उसमें भी बहुत बार गलती हो जाती है। और अगर गलती हो जाती है, और मेरे आसपास में तो सबके साथ ही यही दिखाई देता है, गलती हो रही है। मेरा एक एक वजह है, और उसमें भी मुझे अब यही लग रहा है कि अगर मैंने वो चीज़ नहीं सीखी होती तो शायद मुझसे भी गलती हो गई थी, दोबारा गलती हो गई होती। हस्बैंड वाइफ की कम्युनिकेशन नहीं होती। चाची जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो बोल रही थी जितनी बार भी मैं इनसे बोलती थी हेल्थ चेकअप कराओ, ये बोलते थे तुम चुप रहो, मुझे मत बताओ, हम हेल्दी हैं। तो थैंक गॉड कि मुझे एकदम सही समय पर एमआई मिल गया है।
एमआई से मैं अपने माइंड के अंदर में अपने आप को बता सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं अपनी वाइफ को समझा सकता हूँ, अपनी बातें कन्वे कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, डॉक्टर माइकल कौन है? एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जो अपने क्लाइंट्स को ले जाते हैं पास्ट में और 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं और वहाँ से उनको ढेर सारी इंसाइट्स मिलती है। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, मैं हिप्नोथेरेपी की प्रैक्टिस करता हूँ और इसमें मैं जब अपने क्लाइंट्स को उनके लाइफ पार्टनर वो होता है जिसका आपके लाइफ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो जब मैं किसी को हेल्प करता हूँ उनके लाइफ पार्टनर को या ऐसे इंसान को खोजने में जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ होती है। बहुत मज़ा आता है जब मैं उनको डिस्कवर करा पाता हूँ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ कहनी है, मैं बार बार इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करता हूँ और ये बिलीव भी करता हूँ कि मेरी और बड़ी मम्मी की जो मीटिंग है वो बाई चांस नहीं है। जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं कि ये जो लोग मेरे से आते हैं अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए, खोजने के लिए, तो ये एक्सीडेंटली नहीं आए हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इससे पहले पढ़ी थी कि वहाँ पर अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल क्लास में से गुजरना होता है। वहाँ आपको सारे साइंस और सिम्टम्स बताए जाते हैं कि वो कैसे पहचानोगे। तो कह रहे हैं क्या वो क्लास वहाँ तो उनको उस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में दी जा चुकी है और ये मेरे पास आ रहे हैं, तो क्या मैं उनको मजाक किरकिरा कर रहा हूँ क्या? जैसे आप फिल्म की स्टोरी आप बोलते हैं ना, पहले से मत बताओ, मुझे अपने आप डिस्कवर करना है, क्या ऐसा हो रहा है क्या? बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे 2 वजह हैं। जो भी चीज़ें मेरे क्लाइंट्स को नहीं जानना चाहिए वो नहीं पता चलता, चाहे मैं कितना भी डीप प्रोसेस में ले जाऊं, नहीं पता चलता। और दूसरा, मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो मेरे पास इसलिए आते हैं, उनको डाउट होता है कि शायद ये बंदा या ये बंदी मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है, उसी को कन्फर्म करने के लिए आते हैं। तो मैं कभी कभी कन्फर्म कर देता हूँ हाँ है, और बहुत बार बताता हूँ ये नहीं है। अब डॉक्टर माइकल अपना खुद का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं जब उन्होंने अपनी लाइफ पार्टनर को पहचाना। बोलते हैं जब मैं अपनी वाइफ को देखा तो मुझे 3 स्पेसिफिक क्लूज मिले। बोल रहे हैं मैं टीनेजर था और एक लुक मैगजीन आती थी, लुक नाम से, उसको मैं खोल के देख रहा था और उसमें एक क्रिसमस के समय एक बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट चल रहा था जिसमें एक सुंदर सी डार्क हेयर्ड औरत थी, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और काले उसके बाल थे, और वो ये घड़ी का ऐड कर रही थी। एक ब्रांड है हैमिल्टन वॉचेस, उसका ऐड कर रही थी और उसमें नीचे लिखा हुआ था कि मैं पेगी को दे रही हूँ। पेगी मतलब उसका एक हस्बैंड, जो इमेजिनरी हस्बैंड, उस पर दिखाया नहीं गया था, बस मैं अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट करूँगी। बहुत ही अजीब लगा मुझे। जब इस चीज़ को देखा तो मुझे ऑड सेंसेशन हुआ और मैं कभी भी उसके चेहरे को और उसके नाम को मैं भूल नहीं पाया। फिर मैं हो गया 21 साल का और मुझे वही घड़ी मिली जो उस मैगज़ीन में दिखी थी, वही ब्रांड, वही घड़ी। मेरी एक फ़ेवरेट आंट है, उन्होंने दिया था मुझे। और उसके बाद बोलते हैं कुछ साल पहले, अभी कुछ साल पहले, मैं फ़िनिक्स शहर में अपना ग्रेजुएशन कर रहा था और तभी मैं कपड़े धो रहा था, सफ़ेद रंग के कपड़े, और मेरे दिमाग में बार-बार ये बात आने लगी कि मुझे अब उस औरत को खोजना है जो सफ़ेद कपड़े में मुझे दिखी थी। मुझे अब आ रहा है, दिमाग में आ रहा है। तो मैंने इस बात को बोला ये बकवास है, क्या एक थॉट आ रहा है। बोलते हैं लेकिन उसके बाद मैंने अपनी घड़ी देखी, हैमिल्टन की घड़ी, और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी स्ट्रांगली, जाओ खोजो उसको। फिर बोलते हैं डॉक्टर माइकल, मैं सोचने लगा कि सफ़ेद कपड़ा कौन पहनता है जी। उस मॉडल का नाम भी था वहाँ पर। मैंने शहर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहाँ गया और मैंने उस औरत को पूछा कि इस डिस्क्रिप्शन की औरत है कोई, काले रंग की बाल की, इस नाम की? तो किसी ने बताया कि हाँ एक लड़की है जो इसी शक्ल की, इसी नाम की है, वो अभी आएगी, अभी शिफ्ट में नहीं है बट आएगी। और जब मैं उनसे मिला उस लड़की से, मुझे उसकी शक्ल देख करके फ़ोटो हूबहू थी जो मैगज़ीन में थी। और ये जो पहली मीटिंग थी वो बड़ी ऑकवर्ड थी, बड़ी एम्बैरेसिंग थी, शर्म आ रही थी मुझे। और उसके बाद हम दोनों लॉबी में मिले और 4 घंटे तक नॉन स्टॉप बात करते रहे। और हम दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे, कभी नहीं मिले थे। और ये बात बोलते मैंने उसको बताया नहीं पहले। शादी हो गई उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं हॉस्पिटल तुम्ही को खोजते खोजते आया था, मुझे ऐसा क्लू मिला था तुम्हारी फ़ोटो देख करके, मैं तुम्हें खोज रहा था। तो यार क्योंकि कोई भी बंदी बोलेगी कि तुम पागल हो क्या, हॉस्पिटल में आके बीवी खोज रहे हो, फ़ोटो वाली लड़की। और बोलती है मैंने भी उस दिन अपनी फ्रेंड को बताया कि आज मैं उस आदमी से मिली हूँ जिससे शादी करने वाली हूँ। मैं डिसाइड कर लिया था उसने। तुमने कब डिसाइड किया था रिम्पी कि मैं शादी करने वाली हूँ? बताना, बाद में सोच के बताना, अगर अभी नहीं याद आ रहा है तो। मैंने तो पहले दिन डिसाइड कर लिया था। देखिए जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तुमको लगता है अच्छा अच्छा, अब हम जब अपनी लाइफ पार्टनर को मिलेंगे तो पहले ये होगा और साइन, ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअलाइज करूँ कि आप अपने किताब में लिख लो ऐसे ऐसे मुझे अपनी मीटिंग
करनी होगी, या ऐसे मुझे मेरी वाइफ मिलेगी। जब भी मैं बड़ी मम्मी को पूछता हूँ कि तुमने मुझसे शादी की तो क्या सोच कर किया, तो वो बोलती है मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इसलिए किया, क्योंकि अगर मैं सोच समझ के करती तो तुमसे शादी नहीं हो सकती थी, इतने ढेर सारे रेड फ्लैग्स थे। तो जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस होते हैं वो हमारे इंस्टिंक्ट से होते हैं, तो उस समय आपको अपनी गट फीलिंग से ही जाना पड़ेगा। लाइफ का बड़ा खास तरीका है, आपको अगर स्पेशल फील कराना चाहती है तो वो कराएगी ही। शक्ति जी हमारी शादी के लिए अक्सर बोलते हैं, आपकी शादी अरेंज्ड मैरिज थी, खाली एक ही फ़र्क था, लोगों की अरेंज मैरिज कराते हैं उनके माँ बाप, आपकी कराई है भगवान ने। वो उनका एक स्पेशल राइट पोइट है, वो ऐसे ही बोलते हैं। अब आपका जन्म होने वाला है, तो लास्ट रिक्वायरमेंट बिफोर एम्बार्क्शन, उसको बोलते हैं एम्बार्क्शन। तो एम्बार्क्शन मतलब जन्म लेने से पहले लास्ट चीज़ जो आपको करना होता है, वो आपको काउंसिल ऑफ एल्डर्स से मिलना होता है। ये काउंसिल ऑफ एल्डर्स के बारे में मैं आपको खास चीज़ बोलना चाहता हूँ। फिलहाल हम लोगों के अभी गांव गए थे हम, वहाँ पर मुझसे बड़े मेरे 7, मतलब मेरे पिताजी 7 भाई हैं वो, और बुआ, वो मेरे इंस्टेंट गार्जियंस हैं, एल्डर्स हैं। दादी थी, अब तो नहीं है, 2 दादा लोग हैं। और बड़े इंटरेस्टिंगली कुछ चाचा हैं जो मुझसे उम्र में कम हैं, फिर भी वो मेरे एल्डर हैं, चाचा बोलता हूँ मैं। अभी गांव के कुछ लोग मिले थे। जो भी आदमी आपको गांव का मिलता है, हर आदमी आपका बॉस हो जाता है, हड़काता है। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जो आदमी को लाइफ ने आपसे एल्डर बना के रखा है, उसको अगर आपको जीतना है तो भीष्म पितामह टेक्निक यूज़ करिए। जब उनकी लड़ाई हुई थी भीष्म पितामह की, किससे? परशुराम से। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार थे, एंड ही वॉज सुपर पावरफुल, ही स्टिल सुपर पावर, मतलब वो थे। और भीष्म पितामह जब उनसे लड़ाई करने गए थे तो क्या किया था? उनके ऊपर तीर चलाने से पहले उनके पैरों के पास तीर चलाया प्रणाम करते हुए, और तब बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ विजयी भव, और अगर तुमने प्रणाम नहीं किया होता तो मैं तुम्हें श्राप दे देता कि तुम हार जाओ। हे गुरुश्रेष्ठ, मुझे अपने साथ युद्ध करने की आज्ञा दीजिए और ये आशीर्वाद दीजिए कि विजय मेरी हो। सफलता चाहने वाले पुरुष को ऐसा ही करना चाहिए। यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता हूं। जाओ और इस प्रकार युद्ध करो कि तुम्हारा गुरु लज्जित ना हो। हमारे जो एल्डर्स होते हैं, कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन अनकॉन्शियसली हम उनसे श्राप ले लेते हैं। भाई जब हम किसी को, बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अब ये उनकी डिमांड कहाँ से आ रही है? शायद नेचर ने ऐसा बनाया है कि अगर आपसे 2 दिन पहले कोई आदमी पैदा हो गया, उसके पास ये ताकत है। अब मैं हो सकता है उस आदमी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, उसकी हरकतें अच्छी नहीं है, मन एकदम गुस्से से भरा हुआ है, तो भी उसके पास ये ताकत है। ये फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो कुछ भी इस फिजिकल वर्ल्ड में करेंगे वो हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी का पार्ट बनता है, और फिर वही हमको प्रिपेयर करता है और मेच्योर सोल बनने के लिए, और जब हम उस दुनिया में जाएंगे तो हमारा बिहेवियर के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मेबल कॉलिंस की एक बुक है, बोलती हैं जब अगर आपको सोल को अपने मास्टर के सामने खड़ा होना है तो उसको कोई भी हर्टिंग थॉट्स नहीं आने चाहिए, उसके कान में कोई भी हर्टफुल बातें हर्ट नहीं करना चाहिए कान में, उसकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि आपके मास्टर को हर्ट हो जाए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, बट आपको मेच्योर होने के लिए करना पड़ेगा। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जन्म लेने वाले हैं, उससे जस्ट पहले आपको मिलना होगा काउंसिल ऑफ एल्डर्स से। दूसरी बार, एक बार आप पहले मिल चुके हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं कुछ लोग मेरे क्लाइंट्स थे, वो बोलते हैं हम एक ही बार मिले, मरने के बाद एक बार मिले बस काउंसिल ऑफ एल्डर से उस दुनिया में। लेकिन ज़्यादातर लोग 2 बार मिलते हैं, एक बार मरने के बाद और एक बार पैदा होने से पहले। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इस दुनिया में जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पर सब चीज़ डिसऑर्डर और केओस की बनी हुई है। अगर हम किसी को अपनी बात कहना भी चाहते हैं, बता ही नहीं पाते, यहाँ से यहाँ तक नहीं बता पाते। हम कोई चीज़ चाहते हैं वो कर नहीं पाते, हम जो चाहते हैं वो मिल गया, उसके बाद उसको एंजॉय नहीं कर पाते। एंजॉय करते हैं, कुछ टाइम के बाद हमारा बॉडी, हमारा लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाता है, तब भी एंजॉय नहीं कर पाते। ये दुनिया बनी है डिसऑर्डर और केओस की। लेकिन ये स्पॉन्ज की तरह है, इसके अंदर और इसके चारों तरफ है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, उसको हम लोग जिनों में बोलते हैं अनसीन यूनिवर्स, और वो बनी है ऑर्डर की, परफेक्ट ऑर्डर। जैसे ही हम लोग फिजिकल बॉडी लेते हैं तो वो ऐसा है जैसे कि आप एक
पेंसिल ले लिया आपने फर्स्ट टाइम। जो आदमी फर्स्ट टाइम पेंसिल लेता है और कुछ लिखने की कोशिश करता है, उसकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। मैंने भी कुछ दिन पहले उसको देखा, बेचारे को, अनुज को। कोई आदमी फर्स्ट टाइम चम्मच लेकर खाने की कोशिश करे, तो जब डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल इस बॉडी को पकड़ती है तो बेचारी परेशान। वो सोच नहीं पा रही है, खा नहीं, मतलब कुछ कुछ कर नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है तो दुनिया परफेक्ट ऑर्डर की, लेकिन तब जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इसलिए जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं, अपने जब सोने के बाद जाते हैं, तो एकदम परफेक्ट लगता है, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, फिर बॉडी में आ जाता। तो ये लोग जो मिलते हैं, जब आप उनसे काउंसिल ऑफ एल्डर से मिलते हैं, तो वो आपको याद दिलाते हैं, देखो दुनिया किस चीज़ की बनी है, ऑर्डर की। और वो याद दिलाते हैं कि तुम जब उस दुनिया में जा रहे हो तो तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है। कृष्ण भगवान अर्जुन से भी याद दिला रहे हैं, अर्जुन यहाँ पर लड़ाई करके तुम्हें जीतना गोल नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मुझे यहाँ पर अपना हस्तिनापुर जीतना है और उसके बाद राज करना है, वो गोल नहीं है। गोल क्या है? अपने आप को जानो, ये गोल है। तो यही चीज़ एल्डर्स आपको याद दिलाते हैं वहाँ। उसके बाद डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे बताते हैं कि हम फाइनली अपने ग्रुप्स के पास जाते हैं, उनको गुड बाय करते हैं, फिर पैदा होते हैं। और कुछ लोग बताते हैं हम ग्रुप्स के से नहीं मिलते, हम सीधे रीइंकार्नेट कर जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो गुड बाय बोल के, कैसे प्रोसेस ऑफ बर्थ कैसे होता है, कैसे वो वूम के अंदर आता है, कौन से टाइम आता है और करता क्या है उस समय। डॉक्टर माइकल थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद क्या हुआ, काउंसिल ऑफ एल्डर्स के पास गए। उसके बाद एक आदमी है, उसका गाइड है मगरा, वो इनको एक सॉफ्ट वाइट स्पेस में ले जाते हैं, जो एकदम क्लाउड फिल्ड एनक्लोजर लगता है। ऐसा लगता है आसपास में बादल है, जहाँ पर मेरे 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमेशा हम लोग 3 लोग रहते थे, उनसे मिलने जाते हैं। उन तीनों में से सबसे बीच में सबसे एल्डर हैं और उनकी सबसे बड़ी कमांडिंग एनर्जी। एक कमांडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है हमारी। कमांडिंग एनर्जी क्या होती है? हम्म? जो चिल्लाते हैं। हाँ, एकदम सही कहा बड़ी मम्मी ने। कमांड मतलब आप किसी ग्रुप में जा रहे हैं और अचानक से लोग आपको रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कमांड। अब इसमें थोड़ा सा इमेजिन करिए, कभी ग्रुप में गए, जैसे हमारे वो बोल रहे थे भाई साहब, श्रीश बोल रहे थे कि हम एक गांव में गए थे, ढेर सारे लोग खड़े थे और जैसे वो भैया आए सब खड़े हो गए। मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, वो जो भैया थे वो सबसे ज़्यादा कमाते नहीं थे, उस घर के सबसे सीनियर बड़े मेंबर थे। चुनमुन भैया की बात कर रहा हूँ मैं। उनसे ज़्यादा कमाते हैं उनके छोटे भाई और बाकी लोग। लेकिन हम लोग अपनी हरकतों से, हमारे बचकानी हरकतों से, हमारे एन्जॉयमेंट से हम फ्रेंड्स बन जाते हैं एक दूसरे के। उस प्रोसेस में कमांड रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड बनना गलत नहीं है। हमारी रिस्पेक्ट इसलिए भी खत्म हो जाती है, मैं जानबूझ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं ना, तो वो सामने वाला अनकॉन्शियसली फॉलो करता है। ये मेरे को पहली बार, इस बार नहीं, पिछली बार जब मैं इलाहाबाद गया था, तो एक मेरा भाई है विजय, बब्बू से थोड़ा सा बड़ा है, एक दो महीने, और मुझे लगता था कि विजय बहुत टैलेंटेड है। उसने 2 गवर्नमेंट जॉब की है, एक एयरफोर्स में, उसके बाद बैंक में, और अभी भी जिस तरह से अपनी फैमिली को चला रहा है, मुझे बहुत लगता है कि इंस्पायर्ड होता हूँ उससे मैं। उसका बेटा अभी बहुत अच्छी पढ़ाई करके अभी जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो वो मुझसे बोला था कि भैया आपको ना, एक बार मैं अपने बेटे को आपसे मिलाना चाहता हूँ। मुझे लगा कि यार ये इतना समझदार बच्चा अपने बच्चे को तो समझा ही सकता है, तो मुझे क्यों मिला रहा है? तो बोलता है आप उसको समझाएंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा। मैंने कहा लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो उसने एक खास वर्ड यूज़ किया था, कौन सा? ऑरा। अब जो उसने वर्ड यूज़ किया ऑरा, वो यही है, कमांडिंग एनर्जी। और कमांडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? आप किसी ग्रुप में हैं, लोग छोटे लोग भी हैं, बड़े लोग भी हैं, वो कमांडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? आपकी गहराई से, आपके ठहराव से। एक मूवी है मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है रातों रात। कल सुबह होने से पहले उसके सारे स्टॉक से लोग बेचना चाहते हैं। रातों रात इस तरह का बड़ा डिसीजन लोग नहीं लेते, लेकिन इसमें लिया गया। और उसमें एक लड़का था, वो मैथमेटिशियन था, उसको मैथ्स बहुत पसंद था, और उसने कुछ हिसाब किताब लगाया। उसको समझ में आया कि ये जो कंपनी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, रियल में थी, लीमैन ब्रदर्स। और उसने जो हिसाब किताब लगाया उसको दिखाई दिया। उसने बताया अपने सीनियर को, सीनियर दिखा, अरे बाप रे बाप, ये तो सच बोल रहा है। उसने अपने सीनियर को बताया, उसके अपने सीनियर को बताया। ऐसे करते करते सीईओ भैया पता नहीं कौन से देश में थे, आफ्टर प्लेन में बैठ करके ऑफिस में आए रात को। उन्होंने पूछा कौन से बच्चे को बुलाया गया, उसको हड़काया गया कि तुम बकवास कर रहे हो क्या है सब। बोलता है सर जो मुझे समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ।
केविन स्पेसी था ना, नहीं, वो तो सीईओ था। ये तो लड़का था, सिंपल सा लड़का था, जो जॉब करता था। जॉब करता था, बल्कि इतना मासूम बच्चा था। बाकी लोगों से पूछता है, ये तो सीईओ का नीचे वाला है, ये कौन सी गाड़ी चलाता है? कहे मैंने सुना जगुआर कमाता है, जगुआर चलाता है, और वो ये चलाता है, वो चलाता है। मतलब उसको भी बच्चा है, लेकिन उसका समझ, गहराई अपने सब्जेक्ट में, उससे धीमे धीमे उसको रिस्पेक्ट मिलती है। मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है जो मेरा गोल था इस लाइफ का, वो किसी का गुरु बनना नहीं था, केवल अपने माइंड को समझना था और कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, वही था, और कोई गोल नहीं था। और उस जो भी मुझे रिस्पेक्ट वगैरह मिलती है आप लोगों से, शायद उसी से मिलती है कि हाँ, मैं आप लोगों को समझ पाता हूँ क्योंकि मैं खुद को समझ पाता हूँ। तो यहाँ पर ये आदमी किससे मिला? 3 लोगों से मिला, जिसमें बीच में कौन था? मोस्ट कमांडिंग एनर्जी उसकी थी। अच्छा, ये लोग कौन है? फ्रेंड्स नहीं है उसके, एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स है। और इन लोगों का चेहरा कैसा था? एकदम ओवल फेस था, उसमें कोई चीक बोन्स बड़े हाई थे, ये वाली बोन ऊंची थी, उनके सर पे कोई बाल नहीं थे, और बहुत स्मॉलेस्ट फीचर था, मतलब चेहरा बहुत भड़कीला नहीं था, छोटा छोटा था। और इनको देख करके ये फीलिंग नहीं आती थी कि आदमी है कि औरत है, सेक्सलेस थे। बल्कि अजीब था, इनको देख करके ऐसा लगता था कभी मेल लगते थे, कभी फीमेल, कभी मेल कभी फीमेल, ऐसा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब इनके सामने खड़े रहो, आई फील काम, शांति महसूस होती। और इनके सामने का जो एटमॉस्फियर था वो बड़ा फॉर्मल था, जैसे आप किसी बड़े डिग्निटी वाले इंसान के साथ मिलते हो, लेकिन साथ ही साथ अनफ्रेंडली नहीं था, डर नहीं लगता था आपको। और तीनों ने बहुत प्यार से सवाल पूछा मुझसे, और ये तीनों मेरी इस ज़िंदगी और इससे पहले जितनी लाइफ्स जिया है उसको सबको जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो तरीका था वो डायरेक्टिव नहीं था। हम लोग यहाँ पर सोचते हैं, चुप, मैं कौन हूँ? तुम्हारी पिता माँ या पिता, पिता। और मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। मतलब हम दोनों तो नहीं, हम दोनों अच्छे माँ बाप हैं, हमसे भी जो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, हम लोग हो जाते हैं डायरेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर्स हैं वो डायरेक्टिव नहीं होते। मतलब जितना आप सोचेंगे, इतना ज़्यादा जानने के वाला आदमी तो डायरेक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं होते। देखिए, जब हम ना किसी चीज़ के बारे में श्योर हो जाते हैं, फिजिकल स्टेट में, बॉडी में, समझ लीजिए कुछ खतरा है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर श्योर हो गए, अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में, तो खतरा है। क्योंकि अपने बारे में कौन सबसे ज़्यादा जानता है? हम खुद हम खुद। तो सामने वाला के बारे में कौन ज़्यादा जानता होगा? वो खुद वो खुद। तो ये ध्यान रखिएगा। ये कह रहे हैं वहाँ जो मास्टर्स थे, उसकी लाइफ के सारे लाइफ जानते हैं, फिर भी वो मुझसे जानना चाहते थे कि बताओ यार, तुम्हारे क्या क्या मोटिवेशन है और क्या क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं जिसको तुम यूज़ करोगे नई बॉडी में जाने के लिए। और ये आदमी कहता है मुझे एक बात पक्का है कि हो ना हो, इन लोगों ने मुझे बॉडी सेलेक्ट करने में भी ज़रूर हेल्प किया होगा, क्योंकि ये इनको देख करके लगता है ये लोग स्ट्रैटेजिस्ट हैं लाइफ सिलेक्शन के लिए, कि कैसे लाइफ सेलेक्ट किया जाता है। और ये कमेटी क्यों पूछ रही है? ताकि अब देखो, बॉडी लेने जा रहे हो तो उसकी इज्जत रखना, उसकी गरिमा रखना। अब इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ बेटा, इज्जत मत खराब कर देना हमारी, ऐसा हम लोगों को लगता है कि हमारी इज्जत खराब हो रही है। अब मुझे लगता है अपने पेरेंट्स के बारे में भी, मुझे बचपन में लगता था कि अपनी नाक बचाने के लिए मेरी शादी करा रहे हैं यहाँ वहाँ, बट वो खाली इतना चाहते हैं कि भैया अपनी इज्जत बचा के रखना, तुम्हारी इज्जत हुई तो हमको तो मिल ही जाएगी। ऐसे अगर हम पावरफुल होते हैं तो उनको अपने आप मिलेगा, बॉडी का और सोल का। जब हम एक बॉडी लेते हैं तो वो स्पेसिफिकली कुछ सीखने के लिए होता है, और जब हम उस बॉडी को लेकर के अय्याशी करना शुरू कर देते हैं या अपने थॉट्स की अय्याशी करते हैं, मतलब जो हमको सही लगता है हम वो करते हैं, हम सवाल नहीं पूछते। जैसे आज नहीं, कल मैं अपने एक चाचा से बात कर रहा था, तो पूरे टाइम में बोलते हैं ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ा है तो बढ़ा है, डॉक्टर जो दवाई दी थी मैंने 1 हफ्ते खा ली और नहीं खाऊंगा। उनके बाकी लोग जब उनको समझा रहे थे तो बोलते हैं हमको डराओ मत। तो उनको पता है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, उनको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहिए, डरे हुए थे। मुझसे बात बोलते मैं लेकिन दवाई नहीं खाता हूँ, नमक तो कम खाता हूँ, और मैं सोता भी ठीक से हूँ, तो ठीक हो जाएगा, तुम तो डॉक्टर बताओ। अब मैंने उनसे बहुत डिटेल बातें नहीं की। कमेटी क्या चाहती है? टू ऑनर माई कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज़ वो लोग एक और बात कहते हैं कि जब भी मुश्किल में हो तो परसिस्ट करते रहो, कोशिश करते रहो, हार मत मानो। और जो भी तुम्हें वैल्यूज़ मिली हैं, वैल्यूज़ मतलब अच्छाई, होल्डिंग ऑन टू वैल्यूज़, उसको छोड़ना मत। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को ना फिजिकल वर्ल्ड में आकर के हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, चीटिंग करना। बहुत बार हम लोग दूसरों का कंटेंट चुरा लेते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं, बोलते हैं ठीक है पहले शॉर्टकट ले लेते हैं बाद में,
बाद में अच्छा जब एक बार बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब देख लेंगे। नहीं, मैं तो छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने का मन करता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने वैल्यूज़ को मुश्किल के समय भी बचा के रखना। जो बॉडी होती है ना, वो एकदम नई नई बॉडी अंडे की तरह होती है, चिपचिपी, अंदर में से चूजा निकलता है और वो यहाँ वहाँ भागता रहता है, कुछ भी देखता है वहाँ खाने को दौड़ता है। ये आदमी बोलता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, और ये लोग बोल रहे हैं गुस्से का खास ध्यान देना और रिएक्शंस आसपास के लोगों के ऊपर और इवेंट्स पे अपने रिएक्शंस को देखना, बचा के रखना। ऐसा लग रहा है शादी होने वाली है और उसको ससुराल जाने से पहले समझाया जा रहा है। इनकी जो स्पिरिचुअल गाइड है मगरा और बाकी लोग बोलते हैं मुझे इंस्पिरेशन दे रही हैं, होप दे रही हैं और इनकरेज कर रही हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो जब भी मुश्किल सिचुएशन आती है, और कभी भी डोंट लेट थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड। चीज़ों को ऐसा मत कर देना कि तुम्हारे हाथ से निकल जाए। और उसके बाद जब फाइनली जाने का मौका आ गया तो तीनों लोग अपना हाथ उठाते हैं और ऐसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं मेरे माइंड को। शायद वहीं से कॉन्सेप्ट आया होगा आशीर्वाद देने का, तथास्तु, सदा सुखी रहो। एक बड़ी अजीब चीज़ डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैंने देखी है, ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए हम लोग एक ही ग्रुप के हैं, मैं, वैभव, रिम्पी, शीश, हम सब लोग एक ही ग्रुप के हैं, तो हम सब एक ही ग्रुप ऑफ एल्डर के पास जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपका कोई और ग्रुप हो एल्डर्स का, हमारा कुछ और हो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मेरा एक खाली एजम्पशन था कि अगर हम सेम ग्रुप के हैं तुमको सेम गाइड मिलेगा। मैं इस सवाल को लेकर बहुत दिनों से कंफ्यूज था, जो कि आज क्लियर हो गया। मैं हूँ, मुझे अचानक से एक किताब के ऊपर भरोसा हो गया, हो ही जाता है। बड़ी मम्मी बोलती हैं कि देखो भाई मुझे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ। तो ऐसा है भाई, वहीं पर बड़ी मम्मी को मेडिकल की बुक्स इतने अच्छे से पढ़ पाती हैं। हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी अलग अलग चीज़ों में है और ग्रेड है, सोल्स का ग्रेड है। इसमें ये नहीं है कि कोई अच्छा है कोई ख़राब है, कोई बहुत आगे है कोई पीछे है, लेकिन गाइड्स का ग्रेड क्लियरली है। बड़ी मम्मी जब भी शाम को जाती हैं तो सन को देखने का मन करता है। आजकल मैं भी जब व्लॉग बनाता हूँ तो सूरज को देख रहा हूँ तो मुझे अलग टाइप का एक फीलिंग आ रही है। तो आपकी मेच्योरिटी के हिसाब से आपको गाइड्स मिलते हैं और उसमें मेच्योरिटी में बिलीफ भी आती है, क्यूरियोसिटी आती है, आपके गोल आते हैं। अब मान लीजिए बचपन में शिरीष को ये थॉट बैठ गया, अरे कुछ न कुछ कर लेंगे। बचपन में बैठा था, बाद में अभी डाउट आना शुरू हो गया है, अगर नहीं आया तो अच्छी बात है। तो वो बिलीफ भी आपको हेल्प करेगा एक हायर बीइंग से हेल्प लेने में। बिलीफ पता नहीं कैसे आता है, लेकिन शायद मुझे पता है कैसे आता है, क्यूरियोसिटी से। जब हम अभी इसी किताब को मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत से लोग बोल रहे थे कमेंट में कि सर जब ये बुक खुद पढ़ी थी बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे भी खुद विश्वास नहीं हो रहा था इस बुक पे। अब बुक कंप्लीट होते होते अब विश्वास हो गया है कि हाँ ये सब होता है। यही इफेक्ट हमारे ऊपर आया था जब डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक पढ़ी थी कि हमारा रीबर्थ होता है। हमारा ब्रेन बड़ा अजीब है, उसको राइट लैंग्वेज चाहिए होती है किसी बिलीफ को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कह रहे हैं कि पहले मुझे डाउट था कि सबके सब एक ही ग्रुप ऑफ गाइड के पास जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हर आदमी का अपना खुद का एक मेच्योरिटी होती है, उसी हिसाब से वो अपने गाइड के पास जाता है, उसके गाइड के पास। आज की क्लास में ना, ठीक है आपने सुना कैसे आप अपने सोलमेट को डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो आज की क्लास में स्ट्रेस करना चाहता हूँ वो ये है, ज़रूगा में लिखा है और उस चीज़ पर मुझे भरोसा हो गया था। कुछ तो होते हैं गुरुज, कुछ होते हैं अवतार्स और एक है महाअवतार। अब जब मैं इसको सुनने मतलब समझने की कोशिश करा तो मैंने अपने आप को बताया महाअवतार कृष्ण भगवान थे क्या? नाम कहीं लिखा नहीं। अब हर एक भगवान की हमारे दिमाग में ना एक फ़ोटो बनी है, मतलब एक इमेज बनी है कि ये अच्छे भगवान है, ये खतरनाक भगवान है। भगवान शंकर बड़े खतरनाक होंगे या विष्णु बड़े अच्छे होंगे। लेकिन ज़नोगा में पूरी बुक में महाअवतार को एक ही तरीके से बताया गया कि वो ऑल नोइंग है और कभी कभी बड़ी रेयर कंडीशन में वो कॉमन मैन को भी सिखाते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं कॉमन मैन, मुझे ये फीलिंग बचपन से आती थी कि मैं एक एवरेज कॉमन मैन हूँ, कोई टैलेंट नहीं मेरे अंदर, और मुझे सिखा रहे हैं। जो बहुत सीनियर गाइड्स होते हैं वो, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको भी गाइड कर सकते हैं। किस्मत अच्छी है मतलब अगर आपके अंदर में क्यूरियोसिटी है, आप उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और वहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, किसी का मोबाइल देखा नहीं जाता। आपके गॉड के साथ या आपके गुरु के साथ क्या बातचीत हो रही है, सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं।
और वहाँ पर ये जो आपकी मीटिंग होती है काउंसिल ऑफ एल्डर्स के साथ, इसको लोग गॉडली की तरह देखते हैं कि भाई देखो तुम्हारा एक रिश्ता है अपने भगवानों के साथ। वहाँ पर जो एल्डर्स हैं, आपके जो गाइड्स हैं, वो एक तरह से नहाते रहते हैं ब्राइट लाइट में, और वो पूरा का पूरा सेटिंग कैसा है, ऑरा ऑफ डिविनिटी बोलते हैं आप उसको। कृष्ण मूर्ति इसको बोलते थे, सेक्रेडनेस बोलते थे, दैट इट इज देयर, बार बार बोलते थे वो, सेक्रेड बोलते। हमारा एक क्लाइंट था, वो इसको ऐसे बोलता है कि जब हम लोगों को ऐसे लोगों के सामने ले जाया जाता है जो कि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हैं, हाई स्पिरिचुअल रियाल्म, इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं, तो बस एक ही फीलिंग आती है कि हो ना हो, भगवान तो होंगे, कि इस पूरी क्रिएशन का एक सोर्स है और वो है। अभी मैं जब वहाँ पर था घाट पे, जब उनकी बॉडी जल रही थी चाचा जी की, तो मैंने अपने कज़न से पूछा, मैंने बीजू से पूछा, विकास से पूछा, इन्हीं दोनों से पूछा, तुमको क्या लगता है सोल होती है, मरने के बाद जन्म लेते हैं लोग? तो एक ने तो बोला ऐसे ही है, कुछ जन्म नहीं होता। दूसरे ने बोला पता नहीं, बट मुझे तो लगता है होते ही। सोर्स ऑफ क्रिएशन है और हमारा जन्म भी होता है, और उसी का ये पूरी की पूरी बातचीत है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आया, हम लोग पढ़ पा रहे हैं और समझ भी आ रही है हम लोग को। मुझे श्रीश को ये बात कहनी है कि फिजिक्स अगर छोड़ना है तो हिम्मत दिखा के लड़ लो, डिवोर्स ले लो, और अगर नहीं तो उसको हाथी की तरह काट काट के एक बिट बाय बिट खाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, जर्नी ऑफ सोल सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा, ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।